इस वीडियो में चैप्टर नंबर 13 है एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी, उसको डिस्कस करेंगे, उसके प्लांट पोर्शन को, क्योंकि ये हमारी प्रिपरेशन लेक्चरर बॉटनी से रिलेटेड है। एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 13 जिसका नेम है गैसियस एक्सचेंज। जी, ये हमारे पास पहला पेज है इस चैप्टर का, जिसमें हेडिंग हमें नजर आ रही है नीड ऑफ रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज। अब कि हमें गैसियस एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों पेश आती है। अब देखें, सबसे पहले तो देखें ना, हम लोग जितनी भी फूड वगैरह खाते हैं, खाने के बाद उसकी डाइजेशन होती है। डाइजेशन में वो खुराक के मालिक्यूल जिन कंपोनेंट से बने थे दोबारा उन्हीं में ही वो चेंज हो जाते हैं। अब जैसे हमने रोटी वगैरह खाई है, रोटी में क्या है, स्टार्च। अब वो डाइजेस्ट होते होते किस में कन्वर्ट होगी, ग्लूकोज में। और यही फोटोसिंथेसिस का पहला प्रोडक्ट था ग्लूकोज। यही ग्लूकोज आपस में बॉन्डिंग करके लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं और इसी तरह फिर वो ब्रेक डाउन उनकी स्टार्ट होगी। और जब ग्लूकोज बनेगा वो ग्लूकोज फिर हम ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के हर सेल में जाएगा और जब वो सेल में चले जाएंगे उनकी ग्लाइकोलाइसिस होती है और फिर हमारी बॉडी के अंदर जितने भी उसके अंदर CH बॉन्ड है उन्होंने टूटना है और वो टूटने का अमल क्या कहलाएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसे इंटरनल रेस्पिरेशन का नाम भी देंगे। तो उसमें क्या यूज होगी, ऑक्सीजन। अब बॉडी में तो ऑक्सीजन नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेस्पायर करना पड़ेगा, ब्रीथिंग करना पड़ेगी। तो ऑक्सीजन हमारे एयर पैसेज वे को क्रॉस करते हुए एल्वेलाई में जाएगी, वहां से हीमोग्लोबिन उसको लेके जाएगा बॉडी सेल के पास, बॉडी सेल में ऑक्सीजन जाएगी और फिर वहां पे क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके नतीजे में तमाम CH बॉन्ड टूटेंगे और हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, गैसियस एक्सचेंज। अब बॉडी में तो ऑक्सीजन जाके यूज हो गई, वहां पे CH बॉन्ड वगैरह टूटे, एरोबिक रेस्पिरेशन हुई, सेलुलर रेस्पिरेशन हुई, तो नतीजे में एक और गैस भी बनी और वो गैस क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि फिर पानी हमारे ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होके कार्बोनिक एसिड भी बनाती है। तो जिससे फिर अगर वो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती रही तो ब्लड की पीएच क्या होती जाएगी, डाउन, नॉर्मल से डाउन होगी, जो कि नुकसानदेह है। तो मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से क्या हो रही है, गैसियस एक्सचेंज हो रही है। ऑक्सीजन इनटेक हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रही है। तो ये है पहले पैराग्राफ का थीम। आप लोग इस पहले पैराग्राफ में से अपना क्वेश्चन पूछें, फिर आगे चलते हैं। सर ये ऑर्गेनिज्मिक और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है इसका थोड़ा सा बता दें, एक्सप्लेन कर दें इनमें क्या डिफरेंस है। ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन इसे कहेंगे कि ऑक्सीजन हमारे नोज से लेके एल्वेलाई में चली जाए और एल्वेलाई में जो हमारे बॉडी सेल से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड है वो माउथ के जरिए आउट हो जाए, जो ऑर्गेनिज्म लेवल पे होगी। इसे कहेंगे हम लोग, यानी ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म लेवल पे जो रेस्पिरेशन हो रही है, एक गैस जा रही है दूसरी आउट हो रही है, तो इसे कहेंगे ब्रीदिंग, या इसे वेंटिलेशन कहेंगे, या इसे ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन। और जब यही ऑक्सीजन ब्लड के जरिए बॉडी सेल में जाएगी, बॉडी सेल में ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस करेंगे, नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर आएगी। तो वो जो सेल लेवल पे गैसों का तबादला हो रहा है उसे कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन। ओके सर, थैंक यू। बाकी लोग ये पहला पैराग्राफ क्लियर है आप लोगों को? जी सर। उसके बाद है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन एयर एंड वाटर। हम इसको भी देख लेते हैं कि हमारे पास दो मीडियम है, एक एयर है एटमॉस्फेयर और दूसरा एक्वेटिक बॉडी में पानी है। इन दोनों जगहों पर गैसियस एक्सचेंज करना किस में ईजी है, किस में मुश्किल है, और जहां पर वो ईजी या मुश्किल है तो वो किन फैक्टर की वजह से है। अब सबसे पहले देखें कि गैसियस एक्सचेंज है, ऑर्गेनिज्म ये डिफ्यूजन के जरिए करते हैं। भाई एक तरफ गैस का लेवल ज्यादा है, दूसरी तरफ उसका प्रेशर कम है।
अब रेस्पिरेटरी गैसेस हमारे पास दो हैं, एक ऑक्सीजन और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड है। रेस्पिरेटरी गैसेस आर एक्सचेंज बिटवीन बॉडी फ्लूइड एंड आउटसाइड मीडियम which may be water or air. There is no active transport mechanism to remove respiratory gases across biological membrane. अब देखें कि किसी भी किस्म की एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है रेस्पिरेटरी गैसेस की, कहाँ पर? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। अब आप लोगों ने देखना है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहाँ पे। देखें सबसे पहले ऑक्सीजन, अगर हम लोग अपनी बात करें तो ऑक्सीजन हमारे नोज के जरिए एंटर होगी और एयर पैसेजवे ट्रेकिया से होती हुई ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल से होती हुई ऑक्सीजन चली जाएगी एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई क्या है? वो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है कि उनके ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन है और इन्हीं एल्वियोलाई को कवर किया होता है, इनको सराउंड किया होता है, इनके गिर्द मौजूद होती हैं ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज भी क्या है? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, उनकी भी सेल मेम्ब्रेन है। अब गैस ने एल्वियोलाई में पहुंच गई है, एल्वियोलाई को क्रॉस करेगी, मतलब एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके फिर ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में चली जाएगी। तो यानी कि अब इस ऑक्सीजन ने कितने सेल मेम्ब्रेन क्रॉस की हैं? 2। अब इसी तरह जो ब्लड में बॉडी सेल से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड है वो आ गई है ब्लड कैपिलरी में, ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, फिर वो वहां से क्रॉस करके आएगी किस में? एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एल्वियोलाई में, और वो यहाँ से फिर माउथ के जरिए आउट होगी। तो इस दौरान जो ये मूवमेंट होती है ना, ये हायर पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जाती है गैसेज। तो जो चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ जाएगी वो डिफ्यूजन है। तो सेलुलर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए किसी किस्म की यहाँ पर एनर्जी खर्च नहीं होती, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा से कम की तरफ जाना होता है। फॉर दैट मैटर एयर इज बेस्ट रेस्पिरेटरी मीडियम देन वाटर। क्योंकि पहली वजह क्या लिखी हुई है कि जो ऑक्सीजन की जो मिकदार है ना वो पानी के मुकाबले में हवा में ज़्यादा होती है। तो a liter of water cannot even contain even 10 ml of oxygen, whereas oxygen content of fresh air is about 200 ml per liter। कि आप लोगों के पास 1 लीटर पानी है और 1 लीटर हवा है, तो इनके अंदर जो ऑक्सीजन मैक्सिमम आ सकती है, पानी में वो 200 ml तक आ सकती है और इसमें एयर में, और पानी के अंदर कितनी 10 ml तक। तो जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा होगी तो वहाँ पे उसका एक्सचेंज रेट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जो ऑक्सीजन है ये हवा के अंदर पानी के मुकाबले में 8000 गुना जल्दी मूव करती है, उसके अंदर डिजॉल्व हो जाती है, और ये सबसे बड़ी वजह है। आप लोग इसमें से पूछें, अपना जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है इसमें से अपना पॉइंट पूछें कि एयर और वाटर में से कौन बेस्ट मीडियम है? सर एयर। समझ आ गई अब इसकी? जी, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, गैसियस एक्सचेंज। एयर बेस्ट मीडियम। जी, अब हमारे पास है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब हमने देखना है कि प्लांट में गैसों का तबादला कहाँ कहाँ पर होता है। चलिए हम इसको रीड करने से पहले वैसे ही डिस्कस करते हैं। तो बताएं सबसे पहले यानी कि मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज प्लांट में कहाँ होती है, किस रास्ते के जरिए होती है? सर स्टोमेटा के जरिए ज्यादा होती है। एक तो हो गया स्टोमेटा के जरिए, और दूसरा बताएं। देखें ज्यादा गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा के जरिए, और दूसरा जो पत्ते हैं ना, लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल्स होते हैं, इनके दरमियान भी खाली जगह होती हैं, और हर सेल अपने तौर पे गैसियस एक्सचेंज करता है। अब देखें अब उसके बाद उनको कहेंगे एयर स्पेसेस,
जो मेसोफिल सेल्स के दरमियान जगह होंगी उनके जरिए भी गैसेस एक्सचेंज करेगा। दूसरा हो गया हमारे पास ये स्टोमेटा। और नंबर 3 पर कौन आते हैं, कॉर्क जो सेल्स हैं लकड़ी वाले स्टेम के अंदर, उनके दरमियान एयर, उनके दरमियान भी पोर होते हैं, उन पोर को कहते हैं लेंटिसेल, उनके जरिए भी गैसों का तबादला करती हैं। यानी कि ये 3 मेन जगह हैं प्लांट में जहां वो गैसों का तबादला करते हैं। अब देखिए प्लांट्स लाइक एनिमल्स आल्सो गेट देयर एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के जरिए ही एनर्जी मिलती है। और वो कौन सी रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब प्लांट के अंदर एनिमल के मुकाबले में कोई स्पेशल ऑर्गन सिस्टम वगैरह मौजूद नहीं होते, इसलिए प्लांट का जो हर सेल है वो अपनी गैसेस एक्सचेंज खुद करेगा। अब देखें आवाज क्लियर आ रही है मेरी, हेलो जी जी सर आ रही है। अब मैं यहाँ पे अब एक एग्जांपल देने लगा हूँ। एक घर है, ठीक है, उस घर का एक मेन गेट है, उस घर से अंदर एंटर हुए तो आसपास हमें काफी कमरे नजर आ रहे हैं। हर कमरे को समझे मेसोफिल सेल, ठीक है, और हर कमरे के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन यानी फूड वगैरह यूज हो रही है। अब देखिए अब हर सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए अपनी एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। तो मेन गेट से क्या एंटर होगी, ऑक्सीजन, वो जाएगी घर के अंदर। और यानी कि जिस जगह पर भी एरोबिक रेस्पिरेशन चल रही है उसको जितनी भी ऑक्सीजन चाहिए वो उतने मालिक्यूल ले लेगा, यूज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा और वो मेन गेट यानी स्टोमेटा के जरिए आउट हो जाएगी। क्लियर, ये तो हो गया एक दरवाजा हो गया स्टोमेटा। अब ये है कि अब देखें इन्वायरमेंट से स्टोमेटा के साथ अटैच नहीं है। अब देखें ऊपर क्या है, घर के पूरे सहन वगैरह सब के ऊपर क्या चीज है, वो ओपन जगह है। तो यहां से भी ऑक्सीजन क्या होगा, यहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जो भी प्रोसेस है इनका वो आउट हो जाएगी। अब जो प्लांट है इन्होंने इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेना होती है, वो हर सेल में जाएगी फोटोसिंथेसिस के लिए, वहां फोटोसिंथेसिस होगी, बदले में बनेगी ऑक्सीजन, वो स्टोमेटा के जरिए आउट होगी जिस वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होगा। और कुछ ऑक्सीजन यहां से डायरेक्ट वो मेन गेट की तरफ नहीं जाएगी, स्टोमेटा की तरफ नहीं जाएगी, वो जो दरमियान में खाली जगह है ऊपर उनकी कोई कवरिंग नहीं है, कोई क्यूटिकल नहीं है, तो वो यहां से भी क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे एयर स्पेसेस के जरिए। तो ये है इनका। अब प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जाइलम और फ्लोएम है, लेकिन जाइलम फ्लोएम गैसों के तबादले में यूज नहीं होते, इनके अंदर ये इनका कोई रोल नहीं है। तो इन मोस्ट ऑफ द मेसोफिल विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस देयर आर प्रेजेंट लार्ज एयर स्पेसेस। अब इनके दरमियान खाली जगह होती हैं तो वो यहाँ से भी गैसों का तबादला करते हैं इन्वायरमेंट में, कि वो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, वो मेसोफिल सेल से निकल के स्टोमेटा की तरफ नहीं जाएगा, वो उनके आसपास जो खाली जगह है पत्ते के दरमियान, तो वो वहां से मूव करके बाहर निकल आती है उनके पत्ते की सरफेस से। यहाँ तक बात क्लियर हुई आप लोगों को? जी सर। अच्छा, उसके बाद है इन ओल्डर, अब वो आगे जो बात करेगा स्टोमेटा लार्ज पत्तों में बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं। और यंग स्टेम से मुराद है जब तक उसके अंदर ग्रीन स्ट्रक्चर है, लकड़ी वगैरह नहीं बनी। इन ओल्डर स्टेम जहाँ पे कार्क टिश्यू यानी वुड वगैरह बन चुकी होती है, डेड सेल होते हैं, उनके दरमियान पोर्स होते हैं जो गैसों का तबादला करते हैं, जो स्टेम के सेल्स यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं टोबैको प्लांट की, कि उसके एक पत्ते के अंदर पर स्क्वायर सेंटीमीटर कितने स्टोमेटा होते हैं, 12,000 स्टोमेटा। एयर स्पेसिस के जरिए भी ये काम करते हैं। अब एयर स्पेसिस एक लीफ में 40% तक मौजूद हो सकती हैं। आगे उसके बाद है एक्वेटिक प्लांट है, ये अपनी रूट्स के जरिए गैसों का तबादला करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं रूट्स के जरिए। जी, इसमें से आप लोग अपना पॉइंट पूछें, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। इनमें एक तो जगह क्या चीज आ गई इसमें, स्टोमेटा, दूसरा आ गया एयर स्पेस, तीसरा आ गया लेंटिसेल्स, कार्क टिश्यू में होते हैं वुड स्टेम के अंदर, और चौथा रूट्स के जरिए गैसों का तबादला करते हैं। लेंटिसेल्स वाला थोड़ा सा बता दें, यहाँ से कैसे गैस एक्सचेंज होगा? अब इसका मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। जिस वक्त प्लांट के स्टेम में वुड बनती है ना,
जो सेकेंडरी जाइलम बनता है, सेल मैच्योर हो जाते हैं, फिर वो डिवाइड नहीं करते। तो अंदर जब सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह बन हो रही होती है, स्पेसेस जगह वगैरह कवर कर रही होती हैं, तो वो इंटरनल प्रेशर पड़ता है कार्क के ऊपर। देखिए सबसे ऊपर तो होती है छाल, जिसे बार्क कहते हैं। छाल को उतार ले तो हमें एक बिल्कुल प्लेन वुड सी नजर आती है, वो होती है कार्क। जब अंदर से नए सेल ऐड हो रहे होते हैं, जाइलम फ्लोएम वगैरह वाले सेल ऐड हो रहे होंगे, तो वो अंदर से जब जगह वो उन्होंने सेल ने अपनी जगह जी, लेनी है, तो वो कार्क के ऊपर प्रेशर डालते हैं, जिससे कार्क के सेल्स के दरमियान जगह बन जाती हैं। उन उन जगहों को, उन खाली जगहों को, उन पोर को कहते हैं लेंटिस सेल्स। तो वो यहाँ से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होके अंदर जो जाइलम फ्लोएम के जो लिविंग सेल्स हैं, उन्होंने भी तो रेस्पिरेशन करनी है, तो वो वहां पे गैस को जी, यूज करेंगे, ऑक्सीजन को, और नतीजे में क्या निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को। अब क्लियर हुई है बात? जी सर, थैंक यू सर। जी। और अगला जो हमारे पास है गैसियस एक्सचेंज प्लांट के बाद, हाँ, फोटो रेस्पिरेशन। इसके बारे में कोई अपना कंसेप्ट बताइए, क्या चीज है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ बाद में। जी, ये फोटो रेस्पिरेशन क्या चीज है? जी, सर ये फोटो मीन लाइट और रेस्पिरेशन, मतलब कि लाइट में वो करते हैं रेस्पिरेशन बाकी का लोग? प्रोसेस जो है। सर ये मेरे ख्याल में जो फोटो रेस्पिरेशन होता है ये लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। जी बिल्कुल लाइट डिपेंडेंट है। और सर इसमें ना जो फोटो रेस्पिरेशन होता है इसमें ना ऑक्सीजन को ये फिक्स करता है, ऑक्सीजनेज होता है यानी कार्बोक्सिलेज की जगह। इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो आप इंजाइम को देखें। एक इंजाइम का नाम पड़ा है रोबिस्को, ठीक है। राइबोलोज, बिसफास्फेट, कार्बोक्सिलेज एज वेल एज ऑक्सीजनेज। अब ये रोबिस्को एक इंजाइम है जिसके ऊपर दो, आवाज आ रही है सबको मेरी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे समझिएगा। जी सर। रोबिस्को एक एंजाइम है जिसके ऊपर दो एक्टिव साइट होती हैं। एक जब रोबिस्को को ऑक्सीजन मिलेगी, तो वो रोबिस्को की ऑक्सीजन वाली एक्टिव साइट पे ऑक्सीजन आके लगेगी, और रोबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेस के तौर पे काम करेगा। और जिस वक्त रोबिस्को को मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलेज के तौर पे काम करेगा। क्लियर यहां तक? जी सर क्लियर। ठीक है। सर अब यानी कि ये नहीं, सर अभी यानी कि अभी सुने सुने, फैक्ट्री पर अभी काम करता है। जितना मैंने अभी बताया है उसको बताएं। आपने सामने स्क्रीन पे नहीं देखना, अभी स्क्रीन वाला बाद में जी पढ़ना जी है। सर। ये बात क्लियर होगी इतनी, रुबिस्को वाली, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज वाली, ठीक है। जी सर सर। मतलब इसमें डुअल फंक्शन होता है ना, जी जिस जी वक्त उसके पास हाँ तो जी, बिल्कुल बिल्कुल डुअल फंक्शन है। जिसको इसको जब ऑक्सीजन वाला सबस्ट्रेट मिलेगा तो ये ऑक्सीजनेस के तौर पे काम करेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो ये कार्बोक्सिलेज के तौर पे काम करेगा। क्लियर? जी अब सर। जी सर। अब आप लोगों को पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस चलती है दो जगहों पर। एक तो उसका पहला जो लाइट रिएक्शन है वो चलता है थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में, और डार्क रिएक्शन चलता है स्ट्रोमा में। यहां तक बात क्लियर? जी सर। ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस के कितने रिएक्टेंट है मेन? दो, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। पानी यूज होता है लाइट रिएक्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है डार्क रिएक्शन में, मतलब स्ट्रोमा में। क्लियर? यस सर। ठीक है।
अब जी अब आप लोगों को ये भी पता है कि हायर टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर 40 पे जाता है या 40 प्लस, तो पौधों को अपने लाले पड़ जाते हैं। अभी टेम्परेचर हाई हो गया, ये टेम्परेचर तो हमारे एंजाइम को डीनेचरेशन करेगा, क्यों ना हम अपनी फोटोसिंथेसिस को रोक दें। समझ आई? एक तो जब आप लोग चुप पूछता हूँ ना समझ आई बोले, आप लोग चुप जी बैठे जी होते हैं, साथ साथ आप लोग पार्टिसिपेट करें ताकि मुझे पता चले भी आप लोग एक्टिव बैठे हैं, बोल भी रहे हैं, तो हम आगे चलते चलें। सर बिल्कुल समझ आ रही है बिल्कुल। ठीक है। अब अब देखें, अब उसके बाद और आप लोगों को पता है कि सेल का जो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है वो चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। अब जी सर। अब आगे होगा, जब टेम्परेचर हाई होगा तो पौधे क्या करेंगे, अपनी फोटोसिंथेसिस को थोड़ी देर के लिए रोक देंगे, फोटोसिंथेसिस को रोकेंगे। अब फोटोसिंथेसिस कैसे रुकेगी? अब जैसे मैंने एग्जांपल दी घर की, कि मेन गेट स्टोमेटा उसको आप बंद कर दें, कि भाई अब आप लोगों ने देखना है कि घर के अंदर यानी कि 2 रूम है, सुनिएगा। ठीक है। एक रूम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा है, दूसरे में रेस्पिरेशन का। क्लियर? जैसे सर अब जी अब जी सर सर अब जो वाला। अब जो मेन गेट है वो है स्टोमेटा। अब आप लोगों को पता चल गया कि भाई बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, घर से बाहर, और हमें स्टोमेटा को बंद करना पड़ेगा। अगर स्टोमेटा बंद नहीं होते, गार्ड सेल क्लोज नहीं होते, तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर जो गेट है ये सारा गेट्स इन स्टोमेटा डैमेज हो जाएगा, यानी गार्ड सेल टूट जाएंगे। तो आप लोग क्या करोगे, जल्दी से जाके, भाई टेम्परेचर बाहर हाई है, फौरन जाके क्या करोगे, मेन गेट को बंद कर देंगे, यानी कि स्टोमेटा को बंद कर देंगे। ठीक है। जी सर। अब बाहर से फोटोसिंथेसिस के लिए गेट के अंदर किसने आना था? बताएं। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ने आना था। और अंदर से क्लोरोप्लास्ट की तरफ से क्या चीज आ रही थी कि आगे स्टोमेटा बंद हो गया? सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बिल्कुल रिलीज ऑक्सीजन। होती थी। जी जी, ऑक्सीजन ही निकलनी है ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाती तो कार्बन डाइऑक्साइड है, फोटोसिंथेसिस होता है, बदले में वहां से क्या निकलती है? ऑक्सीजन। क्लियर? अब स्टोमेटा जी तो सर। बंद कर दिया। अब क्योंकि बाहर टेम्परेचर हाई था, स्टोमेटा जब बंद कर दिया, बाहर से तो कार्बन डाइऑक्साइड ने जाना नहीं है, अंदर से जो ऑक्सीजन आनी थी, अब आगे स्टोमेटा बंद हो गया, वो ऑक्सीजन निकलेगी नहीं। अब वो ऑक्सीजन अंदर इकट्ठी होगी सेल के साइटोप्लाज्म की तरफ। अब अब क्या करेगी वो ऑक्सीजन, आगे स्टोमेटा तो है बंद, तो वो ऑक्सीजन वापस मुड़ेगी, वापस मुड़ के वो जाएगी जहां से निकली थी। अब वो ऑक्सीजन कहां से निकली थी? तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से। वो ऑक्सीजन वापस जाएगी क्लोरोप्लास्ट में। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन चल रहा था? डार्क रिएक्शन। ठीक है। डार्क रिएक्शन के अंदर रोबिस्को एंजाइम यूज होता है डार्क रिएक्शन को चलाने के लिए, और रोबिस्को एंजाइम क्या करता है, वहां पर एक प्रीकर्सर होता है, RUBP, राइबोलोज बिसफास्फेट, जो अब मैं आपको लोगों को ना स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये देखें आप लोग, स्क्रीन पर नजर आ रहा है? यस सर आ रहा है। ये देखें सामने स्क्रीन पे। अब नॉर्मल जो फोटोसिंथेसिस चल रही होती है, क्या चीज है? डार्क रिएक्शन। रोबिस्को एंजाइम यहाँ पे किसको जोड़ रहा है? RUBP के साथ किसको जोड़ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, बोले। सर ये रिबुलोस बिसफॉस्फेट को। राइबोलोज बिसफास्फेट को रोबिस्को एंजाइम बाहर से आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ के आगे बना रहा है फास्फोग्लिसरेट। अब बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं आ रही,
स्टोमेटा बंद हो गया है और अंदर से जो ऑक्सीजन निकल रही थी वो आ जाएगी यहाँ पे। तो रोबिस्को एंजाइम आरयूबीपी के साथ किसको जोड़ देगा? ऑक्सीजन को। कृतिका। पहले देखे ना, रोबिस्को यहाँ पे किसका काम कर रहा है? कार्बोक्सिलेज का, कि ये कार्बन आने वाली, बाहर से आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को आरयूबीपी के साथ जोड़ रहा है और ये कंपाउंड बना रहा है। लेकिन अब क्योंकि बाहर से तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रही, स्टोमेटा जो बंद है, लेकिन इस फोटोसिंथेसिस से निकलने वाली ऑक्सीजन भी बाहर नहीं निकली, वो वापस आएगी यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोगों को पता है कि रोबिस्को अब आरयूबीपी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं जोड़ेगा बल्कि ऑक्सीजन को जोड़ेगा, और ये बतौर क्या काम करेगा? ऑक्सीजनेज के। समझ आ गई ये बात? सर समझ आ गई इसकी। अब देखें, फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सी एक्टिविटी शुरू हो गई है? ऑक्सीजन यूज होने वाली, मतलब रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, इसी को तो कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ये सर समझ आ गई इसकी। अब हम अपने उसी चैप्टर पे चलते हैं। अब देखें कि भाई जिस वक्त टेम्परेचर हाई होता है तो फोटोसिंथेसिस कुछ वक्त के लिए रुक जाता है और उसी फोटोसिंथेसिस में वापस ऑक्सीजन जाके यूज हो जाती है, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। जी सर। अब ये स्क्रीन पे देखें, आरयूबीपी के साथ क्या चीज जुड़ रही है? ऑक्सीजन। तो क्या चीज बन रहा है? ग्लाइकोलेट। और ये रिएक्शन कहाँ चल रहा है? देखें, अब ये देखें, द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटो रेस्पिरेशन ड्यूरिंग विच आरयूबीपी रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इज कैरीड आउट बाय रोबिस्को। ठीक है, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन वर्ल्ड, द रोबिस्को इज कार्बोक्सिलेज एज वेल एज ऑक्सीजनेज। व्हेन रोबिस्को एक्ट एज कार्बोक्सिलेज it add carbon dioxide to RUBP which is an acceptor molecule। ये रिएक्शन तब होगा जब फोटोसिंथेसिस नॉर्मल चल रही होगी। अब हो गया टेम्परेचर हाई, अब ऑक्सीजन बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड तो आनी नहीं, स्टोमेटा बंद है, और अंदर से जो ऑक्सीजन निकलनी थी वो निकली नहीं, वो वापस चल पड़ेगी क्लोरोप्लास्ट में। On the other hand, when Rubisco is oxygenase, it add oxygen to RUBP। Both these reaction complete with each other। अब ये क्या बनाएंगे? ग्लाइकोलेट। और ये जो ग्लाइकोलेट बना है ना, ये क्लोरोप्लास्ट में बना है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर से ग्लाइकोलेट निकलेगा और ये जाएगा परऑक्सीजोम वाली ऑर्गेनेली में, वहां जाके ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होगा सीरीन में, इसमें ग्लाइसिन में, और ग्लाइसिन फिर यहाँ से निकलेगी, ये जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ग्लाइसोन किस में कन्वर्ट होगी? सीरीन के अंदर। और सीरीन वहां पे मजीद उस वक्त तक ना क्या हो जाएगा, सीरीन वहां जाके मजीद टूटेगी और टूट के वहां पे ऑक्सीजन कंपाउंड बनाएगी, और उस वक्त तक क्या होगा? स्टोमेटा ओपन हो चुका होगा, अंदर से, बाहर से अंदर से आएगी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा, और ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड भी माइटोकॉन्ड्रिया से निकलकर ये जाएंगी फिर क्लोरोप्लास्ट में, और रोबिस्को दोबारा से किसके तौर पे बिहेव करेगा? कार्बोक्सिलेज के तौर पे, और नॉर्मल डार्क रिएक्शन चल पड़ेगा। और स्टोमेटा फोटो रेस्पिरेशन में कुछ वक्त के, थोड़े से वक्त के लिए बंद होते हैं जब टेम्परेचर नॉर्मल से हाई हो। जब नॉर्मल पे आ जाएगा कुछ मिनट्स के बाद, तो ये दोबारा से फिर क्या हो जाएगा? एक्टिविटी बहाल हो जाएगी कि रोबिस्को कार्बोक्सिलेज के तौर पे काम करेगा। समझ आ गई फोटो रेस्पिरेशन की? यस सर। हर हमारे से क्लियर हो गया ये? आप लोग इसमें से अपने कोई पॉइंट वगैरह पूछिए जी। सर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी ना फिक्स होने की बजाय? क्या चीज है? सर इसमें ना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी ना हाँ, फिक्स होने की बजाय? देखिए अंदर से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ना, अब ये बाहर नहीं निकलेगी, स्टोमेटा खुल चुका होगा कुछ मिनट्स के बाद, ठीक है? तो जब ये, और बाहर से क्या आ रही होगी अंदर?
कार्बन नॉर्मल टेम्परेचर होगा, ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर से आने वाली फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जब स्टोमेटा ओपन हो जाएगा ये सारी इकट्ठी होकर जाएंगी क्लोरोप्लास्ट में और दोबारा से वहां पे फोटोसिंथेसिस बहाल हो जाएगी। सर ये जो ज्यादा हॉट एंड ड्राई डे होते हैं इसमें ज्यादा फोटो रेस्पिरेशन के चांसेस होते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल। क्लियर हो गई आप लोगों को? यस सर। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा आ जाएगा जानवरों से रिलेटेड है ये वाला, इसको हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे और इसको मैं यहीं पे ना स्टॉप करता हूँ इस चैप्टर वाले, और 5 मिनट का वक्फा है, मैं इसको अपलोडिंग पे लगा देता हूँ इस वीडियो को, और 14 चैप्टर मैं शुरू करने लगा हूँ। आप लोग यहीं पे रहिएगा, 5 मिनट तक मैं वापस लॉग इन होने लगा हूँ। ग्रुप में मैं लिंक भेजूंगा आप लोगों को अभी, और हम 14 चैप्टर को डिस्कस करते हैं। ओके ओके सर। ओके सर। ओके सर। जी। ठीक है, अल्लाह हाफिज।